नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी जिंदगी में जी रहा हूँ। सबसे पहले तो पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप जयपुर का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे विषय जो मेरी सोब्राइटी से जुड़े हुए होते हैं उनको शेयर करने की वजह से कहीं तो भी मुझे खुद को भी बहुत ताकत मिलती है। ये विषय मिलने के बाद ही मैंने फिर एक बार लिविंग सोबर पढ़ी, जो हमारे एक ही लिटरेचर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मराठी में, हिंदी में जिसको हम संयमित जीना भी बोलते हैं। उसके पेज नंबर 25 पे ये विषय है दोस्तों। तो जो हमारी एक ही लिटरेचर में एक जो पुस्तक है लिविंग सोबर, उसमें ए में आने के बाद में जब हम अपनी सोब्राइटी की राह पे निकल पड़ते हैं तो कैसे हम अपनी सात्विकता को महत्व देकर उसको बचाने का काम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे टिप्स उस पुस्तक में दिए गए हैं दोस्तों। जब मैंने आज फिर से पढ़ा तो सारे अल्कोहलिज्म के दिन और उसके बाद में ए में आने के बाद भी कैसे मैं इस टेंडेंसी, इस मानसिकता से ग्रसित रहा और ए में मैंने और भी अनगिनत लोगों को इसी मानसिकता से ग्रसित होने के बाद किंतु, परंतु, इफ, यदि, बट अपनी सोब्राइटी को भी मैंने गवाते हुए देखा है। तो एक ही रिकवरी में अपनी सोब्राइटी को जतन करने की जो जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, उसमें इन चीजों को समझ के उस पर काम करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब मैं अपने पीने के दिनों को याद करता हूँ तो तब भी मेरे लिए शराब की तरफ जाना एक जरिया होता था। जब लोग पूछते थे कि यार क्यों शराब पीता है और उसमें भी इतनी क्यों पीता है, तो ऐसे ही मैं बहाने लोगों को बोलता था, तुमको क्या मालूम अपनी जिंदगी में कितने गम है, कितनी परेशानियां है। मेरे पिताजी भी कहीं तो भी शराबीपन के शिकार थे, उनकी नौकरी चली गई थी, वो बीमार रहा करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि एक शराबी के घर के हाल कैसे होते हैं। तो बहुत सारी तकलीफें शुरुआती दिनों से ही सहन करने को मिली थी, बचपन से ही एजुकेशन जैसे तैसे हो रहा था। तो जो तकलीफें, जो परेशानी थी, उनकी वजह से भी दोस्तों कहीं तो भी मुझे लगता था कि ये मेरे लिए पीने का एक बहाना है। जबकि शराब मेरी जिंदगी में जो आई थी, सबसे पहले तो वो किसी परेशानी या समस्या की वजह से नहीं आई थी, वो तो आई थी एक मौज मजे के लिए। कॉलेज में जाने के बाद में एक दोस्त के घर में एक फंक्शन था, छोटा सा, और वहाँ उन दोस्तों के साथ में अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार शराब पी थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो शराब शुरुआत हुई वो किसी परेशानी, समस्या की वजह से नहीं हुई थी। वो तो आकर्षण के तहत कि यार पूरी दुनिया पीती है, चलो अपन ने भी पी के देखना चाहिए, एंजॉय करते हैं लोग। जबकि मैंने शराब से लोगों को मरते और बर्बाद होते हुए भी देखा था, वो बात मैं भूल गया। और लोग कैसे शराब पी के एंजॉय करते हैं, ये बात मुझे ख्याल में रहेगी। तो शुरुआत एंजॉयमेंट के लिए ही हुई। उसके बाद में मेरी जिंदगी में एक जो पहला ही अनुभव आया, इफ एंड बट वाला, तो वो था दोस्तों, जिंदगी की पहली ही होली थी
उन्हीं दोस्तों ने जिन्होंने मुझे बोला, जिनके साथ में मैंने पहली बार शराब पिया था, तो वो बोले अरे होली का त्योहार आ रहा है, बोले आना, बोले बढ़िया एंजॉय करेंगे। और मैंने देखा था कि कैसे होली के दिन नहीं पीने वाले भी लोग पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं भी दोस्तों उस त्योहार के वक्त उनकी तरफ गया और मेरी पहली ही होली ने एक बहुत बड़ा सबक मुझे दे दिया था। शायद अगर वो सबक मैं ले लेता और संभल जाता तो बाद में इतनी बर्बादियां नहीं होती। तो उस पहली ही होली में मैंने इतनी शराब पी ली कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अनजान व्यक्ति के खटिया पे पड़ा था। मुझे घेर के लोग खड़े थे और मेरे साथ वाले दोस्त समझा रहे थे, अरे ये हमेशा नहीं पीता, बोले कभी कभार पीता है, बोले। और किसी ने एक बात बोल दी उस वक्त कि यार वो जब आखिरी के एक दो पैक अपन ने लिए ना, यदि वो नहीं लेते तो अपने को इतनी नशा नहीं होती। तो वो बातें कही तो भी, वो जो इफ एंड बट, किंतु परंतु यदि, मुझे लगता है वही से शुरुआत जिंदगी में हो गई कि यदि मैं वो आखिरी घूंट नहीं लेता, आखिरी पैक नहीं पीता, तो मैं ब्लैकआउट में नहीं जाता, मैं कहीं गिरता पड़ता नहीं, मेरी बदनामी नहीं होती। नहीं पता था दोस्तों कि ये बाद में मेरी रोजाना की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे शराब बढ़ते गई, कारण भी बढ़ते गए, अलग अलग कारण। पहले पिताजी की शराबीपन का कारण था, अभाव की जिंदगी थी कि भाई जो चीजें औरों की जिंदगी में मैं देख रहा हूँ मेरी जिंदगी में मुझे नहीं मिल रही। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था, जो निराशाएं थी, वो एक कारण गिनाने के लिए थे। लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे शराबीपन को बढ़ाने के लिए, शराब पीने के लिए ऐसे अनगिनत कारण मैंने पैदा करने शुरू कर दिए थे। फिर कोई लव अफेयर में निराशा, तो फिर मैं कोई किसी अच्छी चीज की मुझे इच्छाएं, अपेक्षाएं है, वो उसमें अगर मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा, तो ये लिस्ट बढ़ती ही चली गई दोस्तों। आखिरकार ये जो मेरे इफ एंड बट्स थे, अगर मगर जो थे, हजारों कारण। एक शराबी के एक मेंबर बोलते हैं कि एक शराबी के पास शराब पीने के 32,000 कारण रहते। तो दूसरे एक ओल्ड टाइमर बोलते थे सिर्फ 32,000 ही नहीं, एक शराबी के सर पे जितने बाल होते हैं उतने उसके पास में शराब पीने के कारण होते हैं। तो अल्कोहलिज्म के दिनों को याद करता हूँ, अनगिनत कारण थे मेरे पास। और ऐसे ही मैंने कारण और लोगों की जिंदगियों में भी देखे। ए में आने के बाद में रोज ही हम अलग अलग लोगों के अनुभव सुनते रहते हैं। कोई बीवी की वजह से परेशान है, कोई बच्चे की वजह से परेशान है, कोई पड़ोसी की वजह से परेशान है, कोई गर्लफ्रेंड, तो कोई अपने मालिक की वजह से परेशान है, कोई अपने डिपार्टमेंट के सहयोगी की वजह से परेशान है। अनगिनत कारण। आखिरकार ऐसे ही ये कारण देते देते दोस्तों मैं पूरी तरीके से अल्कोहलिज्म की चपेट में आ गया। हर फ्रंट मेरा बर्बाद, तबाह हो गया, जान के लाले पड़ गए। कहीं तो भी 2003 में इसी अल्कोहलिज्म की वजह से मैं मरते मरते बचा। मुझे टीबी हो गई थी, एक पांव से हल्का अंगड़ापन आया था, मैं 11 महीने में बेड पे रहा। ये एक भगवान ने दी हुई नई जिंदगी थी, लेकिन दोस्तों उसको भी मैं संभाल नहीं पाया। 11 महीने के बाद में फिर एक बार शराब सामने में आया, फिर अगर मगर के जाल में फंस गया, फिर इफ एंड बट। अरे वो अपन ना फलाना ब्रांड पीते थे ना, उसकी वजह से हुआ, और बहुत पीते थे अपन, इसलिए ऐसा हुआ। अब ऐसा करेंगे, वो ब्रांड बदल देंगे, कभी कभार ही पीते जाएंगे, थोड़ों से ही पीते जाएंगे। लेकिन दोस्तों ना तो उस वक्त अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का पता था, ना इस बात का कहीं तो भी अनुभव था या
एक अनुभूति थी कि भाई मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूं कि जो कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। मेरा मन, मेरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका है। वो एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ चुका है कि ये जो सारे बहाने मैं करता हूँ इसका उस शराब से कोई संबंध नहीं है। बायोकेमिकली और मेरी जो सिचुएशन है अनचेंजेबल है। मैं शराब पीने की जो लायकी है वो पूरी तरीके से खो चुका हूँ, चाहे मैं कोई भी कारण गिनाऊं। तो ये उस वक्त नहीं मालूम था दोस्तों, और इसीलिए मरण शैया से उठने के बाद भी फिर मेरे पास में और हजारों कारण सामने, नए नए जो कारण थे, अगर मगर थे, मेरी जिंदगी की लिस्ट में वो शामिल ही होते गए मेरे शराब को बढ़ाने के लिए। एक अच्छे व्यवसाय में गया हूँ, वो धंधा नहीं चल पा रहा, आर्थिक स्थिति खराब है, घर के हाल खराब है, शादी नहीं हो पा रही, साथ के लोगों की शादियां हो गई, बाल बच्चे वाले हो गए, सेटल हो गए, अपना कोई ठिकाना नहीं है, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, लोग मुझे मेरी बदनामियां करते हैं, जो भी रिस्पेक्ट था सब खत्म हो गया। तो ये अनगिनत जो कारण थे आखिरकार दोस्तों वो मेरी शराब को बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध हुए, जबकि किसी भी कारण का शराब से कोई कनेक्शन नहीं था। ए में आने के बाद में ये सारी चीजें समझ में आई कि यार मैं तो जो कारण गिनाता हूँ, लेकिन वो कारण जब नहीं होते तब भी तो मैं शराब पीता हूँ। मैं सिर्फ गम में ही शराब नहीं पीता, मैं खुशी के मौके में भी शराब पीता हूँ। अगर पानी गिर रहा है तो शराब की याद आती है, ठंडी गिर रही तो शराब की याद आती है, धूप अगर ज्यादा तप रही है तब भी शराब के लिए जी ललचाता है, कोई मर गया तो उसकी अर्थी उठाने के लिए शराब लगती, कोई घर में बीमार पड़ा है उसकी जिम्मेदारियां मैं नहीं ले पाता, उसका कुछ करने के लिए मुझे शराब की ख्याल आते। और अगर कोई खुशी का मौका है, चाहे वो बर्थडे हो, शादी हो, पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए भी मुझे शराब भी लगती है। शुरू में ऐसा लगता था कि कभी कोई नॉनवेज है या कहीं भी खाना हो, घर में हो बाहर में हो, तो यार थोड़ी सी शराब पिए तो बढ़िया खाना हो जाएगा। लेकिन एक समय तो ऐसा है ना कि चाहे वेज हो, नॉनवेज हो, संडे हो या और कोई भी दिन हो, शराब मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो शराब मेरे शरीर और मन की गरज बन चुकी है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था दोस्तों। आखिरकार पूरी तरीके से जब अल्कोहलिज्म ने चारों खाने चित कर दिया, एक बार मरते मरते बचने के बाद में फिर दोबारा शराब जिंदगी में आई और फिर एक बार मैं मरने की कगार पे आया, रोज मरना रोज जीना। तब जाके दोस्तों कहीं तो भी मेरे जैसा शराबी इस बात को कबूल करने लगता है कि नहीं, अब कहीं तो भी रुकना पड़ेगा। 12 कदम 12 परंपराओं की हमारी जो पुस्तक है उसके पहले ही चैप्टर में लिखा है दोस्तों, स्टेप नंबर 1 की, कि जब तक मेरे जैसा अल्कोहलिक बॉटम हिट नहीं करता, यानी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसमें उसको ये स्वीकार ही करना पड़ता है कि अब जो हो गया सो हो गया, मेरी बर्बादी का जो तल है वो मैंने अभी छू लिया है, मैंने अपना बॉटम हिट कर चुका हूं। उसके सिवा दोस्तों मेरे जैसे शराबी का इस अल्कोहलिज्म नाम से बीमारी से निकलना बहुत ही मुश्किल है। 100% कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, इस बात का मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है कि मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूं कि जो शराब के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रख सकता। यदि जरा सी भी मेरे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर जरा सा भी कहीं तो भी अगर किंतु परंतु अगर मगर इफ एंड बट छुपा हुआ है, तो कई दिन, कई महीने, कई सालों की सोब्राइटी के बाद भी मैं इस ट्रैप का शिकार हो सकता हूँ। अल्कोहलिज्म सुनने के बाद, ए में आने के बाद कहीं तो भी ये जो इफ एंड बट्स के जो विचार है, ये जो टेंडेंसी है, थोड़ी पीछे चली जाती है कुछ दिनों के लिए।
लेकिन वो ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो पूरी तरीके से हमारे अंदर से निकल जाती है, क्योंकि ए में जब मैं आया था तो स्थिति ऐसी थी कि रास्ता कोई दूसरा बचा ही नहीं था। जान बचानी है तो मजबूरी में यहाँ जो भी बोला जाता है सुनना पड़ेगा, नहीं तो जान जाने वाली है। और इसलिए एक ही रास्ता है कि शराब के पहले घूंट से दूर रह लो। तो ऐसी परिस्थिति में मैं भी आया था और दोस्तों इस प्रोग्राम को मैंने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ यार, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में अपन फंस चुके हैं। ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस हो चुके हैं कि इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से अभी कभी मुक्ति मिलने वाली है नहीं। अपना शरीर और मन ऐसा बन चुका है कि अब अभी जिंदगी में कभी भी नॉर्मल ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग अपन कर नहीं सकते। तो शुरुआत में एक मजबूरी थी क्योंकि जान बचानी थी। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जैसे ही हम शराब से दूर होते हैं, सोबर हो जाते हैं, धीरे धीरे दोस्तों कुछ खुशियां जो हमारी जिंदगी में आती है, कुछ अच्छा जब होने लगता है, तो फिर ये हमारी पुरानी जो मानसिकता है, टेंडेंसी है, वो फिर जाग जाती है, नए नए बहाने और नए नए पहलू लेके। ये तो हम मानते हैं कि हाँ यार, मेरे लिए सोबराइटी बहुत जरूरी है, दारू से दूर रहना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन फिर मैं नए इफ एंड वर्ड्स तैयार करना शुरू कर देता हूँ कि अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सोबराइटी में क्या मजा। मैं तो सोबर हूँ लेकिन यार मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है, जो मेरी इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, वही अगर सफल नहीं हो रही है, काम धंधा नहीं मिल रहा, गई हुई बीवी वापस नहीं आ रही, और कुछ नुकसान हुए वो पूरे नहीं हो रहे, मेरे घर में ही मेरी इज्जत नहीं कर रहे, बाहर का सम्मान नहीं लौटा, बाहर सम्मान ठीक नहीं हो पा रहे। तो ऐसे अनगिनत जो फिर से जो अगर मगर के जो जाल है, वो मुझे अपने जाल में फंसाना शुरू करते हैं। और इनसे बचने का एक ही रास्ता है दोस्तों कि मैं अपनी वास्तविकता को कभी भी न भूलूं, कि मेरी जो सोबराइटी है, जो मेरी सात्विकता है, किसी भी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है। इसीलिए बिग बुक में साफ तौर पे एक चैप्टर में लिखा है दोस्तों कि बीवी रहे न रहे, काम धंधा रहे न रहे, और कोई भी परिस्थितियां अनुकूल रहे न रहे, हमारी शराब की दूरी इन चीजों पे डिपेंड नहीं है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन अगर हम लाते हैं, मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं ए में, खुशनसीब हूँ ए के लगातार टच में था तो मैं इस ट्रैप में नहीं फंसा। मेरा हर फ्रंट खराब था, शरीर 35 किलो का, मानसिकता खराब, शादी नहीं हुई थी, ए में आने के बाद शादी हुई, अच्छे प्रोफेशन में गया था, उसका गुडविल खराब, मेरी आर्थिक परिस्थिति कई सालों तक खराब रही, बहुत स्ट्रगल मैंने शुरू में किया, बहुत तकलीफें और अपमान मैंने झेले। लेकिन ए के निरंतर टच में रहने की वजह से, ए की सर्विस में होने की वजह से शराब पीने के विचार हावी नहीं हुए। मगर मैंने और लोगों की जिंदगियों में ये सारे अनुभव देखे, तो हम दूसरों के भी अनुभवों से सीखते हैं, अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। इनिशियल डेज में मैंने देखा कि एक मेंबर करीब साल भर एक डी एडिक्शन सेंटर में रहने के बाद भी उनके मन में वो पुराने कल्पना लोक में ही खोए थे। उनकी बीवी और एक बच्चा छोड़कर जा चुके थे, एक बच्चा उनके पास था, और वो लगभग उन्होंने फेलोशिप के हर नए और पुराने अनुभवी सदस्य को परेशान करके रखा था कि मेरी बीवी कब आएंगी। अब ये तो हम लोग एक नए व्यक्ति को एक सांत्वना देने के लिए हम बोलते रहते कि यार ये में आते रहो, तुम्हारा सब ठीक होने वाला है। तो किसी ने बोल दिया कि यार तुम दारू से दूर हो जाओगे तो तुम्हारी बीवी आ जाएंगी, जबकि ऐसा कमिटमेंट हम किसी से करते नहीं है और हमने करना भी नहीं चाहिए। कभी कभी हम आगे वाले का दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि तू दारू बंद कर देगा, तेरी नौकरी आ जाएगी, तेरा धन दौलत आ जाएगा, तेरी बीवी आ जाएंगी, और नया आदमी इसी को पकड़ लेता है। तो वो व्यक्ति करीब साल भर सबके दिमाग छाटता रहा, और आखिरकार बीवी अगर नहीं आई
तो फिर शराब पी ली। थैंक्स गॉड कि अभी कुछ दिन पहले उनको मैंने वापस AA में देखा। तो ऐसे किसी भी कारण पे मेरी सोब्राइटी टिकी हुई नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कंडीशनल सरेंडर अगर मेरे जैसा शराबी करता है कि मेरा काम धंधा लौटेगा तो ही मैं शराब से दूर रहूंगा, मेरे बीवी बच्चे चले गए हैं वो अगर आ जाएंगे तो मैं दारू छोड़ दूंगा, मेरे कर्जे अगर खत्म कर देगा ना कोई तो यार मैं चैन की सांस लेके फिर शराब बंद कर दूंगा। तो ऐसे किसी भी इफ एंड बट पे हमारी सोब्राइटी टिकी हुई नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी का एक जो सबसे बड़ा अहम सच ये है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ और मरते दम तक अल्कोहलिक रहने वाला हूँ। कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल में शराब से दूर रहूंगा, लेकिन ये जो शराब की दूरी है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं एक दिन सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ, थोड़ो सी पीकर रह सकता हूँ। ऐसा मेरे साथ में कभी होने वाला नहीं है। इस बात को मुझे रोज स्वीकार करना पड़ता है। शायद इसीलिए तो हम मीटिंग करते हैं, इसीलिए तो फेलोशिप में रहते हैं, इसीलिए तो एक टच में रहते हैं कि हम अपनी वास्तविकता को ना भूलें कि हम एक अल्कोहलिक है और आजीवन अल्कोहलिक रहने वाले हैं। हम शराब के सामने में हमेशा पावरलेस थे, है और रहने वाले हैं। कोई भी कारण, कोई भी बहाना, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरीके का, शराब पीने के लिए मेरे पास में कोई बहाना नहीं है। और अगर ऐसी जो चीजों पे अगर मेरी सोब्राइटी डिपेंड है तो इसका मतलब मेरी जिंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जो आसपास के जो व्यक्ति है, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, इन पर अगर मेरी शराब की दूरी डिपेंड है तो मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी को बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति पे मेरी शराब डिपेंड होना, शराब की दूरी, किसी परिस्थिति पे, किसी प्लेसेस पे, तो इसका साफ अर्थ है कि मैं अपनी खुशी से शराब से दूर नहीं हूँ। ए में इसीलिए जब ओल्ड टाइमर बोलते थे कि एक बात अपने दिमाग में साफ तौर पे घुसा लो कि आप अपने आप के लिए शराब छोड़ने के लिए ए में आए हो। आप अपनी माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, मालिक के लिए, काम धंधे के लिए, इसके लिए आप शराब से दूर नहीं हो। आप एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसे हो कि जिसमें आप कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते और इसी तरीके से अगर आप पीते रहे तो दो ही जगह है, एक है अकाली मौत और दूसरा है पागलपन, इनसैनिटी और कैजुअल डेथ। ये मेरी वास्तविकता मुझे लगातार हमेशा रोज के रोज याद रखनी पड़ती है। जैसे ही मैं अपनी सोब्राइटी को किसी और चीज पे अगर डिपेंड कर देता हूँ कि नहीं मेरे बीवी बच्चे वापस आएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, काम धंधा ठीक हो जाएगा तब मैं बंद कर दूंगा, कर्जे चुकता हो जाएंगे तब मैं ये कर दूंगा, या फिर आज अगर सोब्राइटी मिली है तो अगर उसमें अगर बाकी की चीजें, बाकी के जो मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं है वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर इस सोब्राइटी का क्या मजा। तो दोस्तों मैं कभी भी अपनी सोब्राइटी को खो सकता हूँ। इस ए में आने के बाद में अनगिनत लोगों को मैंने देखा, कोई अपना इकलौता लड़का खो देता है, कोई अपनी नौकरी खो देता है, कोई धन संपत्ति से बर्बाद हो जाता है, कई प्रकार की मुश्किलों में आ जाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि ऐसी खतरनाक जानलेवा बीमारियों से फंस गए। लेकिन दोस्तों ये कितना बड़ा इस प्रोग्राम का मिरेकल है कि वो शराब की तरफ में नहीं लौटे। एक ए के मेंबर, उनका लड़के की डेथ हुई और वो मर्चुरी के बाहर ए के मेंबरों के साथ में मीटिंग ले रहे हैं। एक दूसरे ए के मेंबर, सीनियर मेंबर, उनका भी इकलौता लड़का खो गया। 4 दिन के बाद ही बोले कि भगवान ने ए की सर्विस के लिए मुझे आजाद कर दिया है। ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं। दूसरे एक सीनियर सिटीजन ओल्ड टाइमर, दोनों मियाँ बीवी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अपनी उस कोरोना पॉजिटिव बीवी को वो जो ओल्ड टाइमर थे खुद पॉजिटिव होने के बाद भी
उन्होंने दौड़ भाग की और उस कोरोना काल में अपनी बीवी की भी जान बचा गया और खुद की भी जान बचाई उन्होंने। ऐसे अनगिनत ए के जो मेंबर्स है दोस्तों, मैंने उनको इस सोबराइटी को टिकाते हुए और आसानी से टिकाते हुए देखा है। उन्होंने ये बातें साबित की। एक 2-3-4 महीने पहले ऐसे ही हमारे एक मेंबर एक्सपायर हो गए। उनको मुंह का कैंसर था और लगभग मुंह का आधा हिस्सा पूरी तरीके से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल तक वो एक ही मीटिंग में आते रहे। वो कपड़ा अपने चेहरे पे बांध के रहते थे, लेकिन फिर भी उनको देखने की हमको हिम्मत नहीं होती थी। पिछले लॉकडाउन में ही उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो उस व्यक्ति की जो कैंसर से पीड़ित है, पूरा एक जबड़ा पूरा निकल चुका है, वो व्यक्ति खुद जानता है कि उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। दो उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी, मगर उसके बावजूद देखिए कि ये प्रोग्राम और ईश्वर कितनी ताकत अंदर देता है कि कोई भी परिस्थिति आपको शराब नहीं पिला सकती। लेकिन अगर इफ एंड बट के अगर मगर के जाल में फंसा हूं, अपनी पुरानी मानसिकता से निकलने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं छोटी छोटी चीजों को भी पीने की वजह बना सकता हूं। तब मैं ये बात भूल जाता हूं कि मैं जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूं, वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरे जैसे अल्कोहलिक का फिर शराब पीना मतलब 100% अपने डेथ वारंट पे साइन करना है। 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में 9वीं परंपरा में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर 12 कदमों की अवहेलना करता है तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। तो सोबराइटी हासिल होने के बाद, शराब से दूरी होने के बाद, ये सोबराइटी क्वालिटी ऑफ सोबराइटी में बदले, इस जिंदगी का मैं आनंद लूं। ऐसा नहीं कि सोबर तो है लेकिन चेहरे पे 12 बजे है, रोते ही जा रहे हैं। सालों की सोबराइटी इधर बढ़ रही है लेकिन रोना खत्म नहीं हुआ। तो अगर हमारे खुद के चेहरे ही लटके हुए हैं, हम ही रो रहे हैं, तो हम किसी को क्या आशा बनाएंगे, क्या ढाढ़स बनाएंगे। तो अगर सोबराइटी जो मिली है उसको टिकाना भी है और उसमें क्वालिटी भी लानी है, तो कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। उसके लिए कहीं तो भी हमें इस आगे के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं 12 कदमों पर प्रैक्टिस करता हूँ स्पॉन्सर की मदद से, तो मेरी सोबराइटी और निखरती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैं इफ एंड बट्स लगाकर अपनी सोबराइटी को कंडीशनल नहीं बना सकता। मुझे अगर अपनी सोबराइटी को अनकंडीशनल बनाना है तो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के सिवा मेरे पास दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब हम 12 कदमों को प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो एक इमोशनल सोबराइटी को हम पाते हैं। अंदर से एक भावनात्मक स्थिरता आती है जो किसी भी प्रकार के इफ एंड बट से निकाल के हमको कहीं तो भी दोस्तों सोबर रखने में और इस एक ही सोबर लाइफ को एंजॉय करने में मदद करती है। थैंक यू।